नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम लेकर आए हैं अनुसंधान के बारे में। तो अनुसंधान को पढ़ेंगे आज हम। ये टॉपिक जो है हमारे यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 जो शिक्षा शास्त्र है उसमें भी रिलेटेड है। यूजीसी नेट पेपर 1 में इसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का नाम दिया गया है और शिक्षा शास्त्र में ये शिक्षा में अनुसंधान के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आज मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही स्लाइड में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर मैं आज उन्हें पढ़ाऊंगी। देखिए, इसमें आज हम देखेंगे अनुसंधान का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में। ठीक है, इसके मैंने कई सारे पार्ट्स बनाए हैं, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू। और वीडियो को देखने से पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल पे, जो लोग नए हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आगे भी उनको वीडियो मिलती रहेंगी। अनुसंधान का अर्थ क्या है? ठीक है, पहले हम अनुसंधान का अर्थ देखेंगे। अनुसंधान का अंग्रेजी पर्याय है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है किसी कार्य को बार बार करना या दोहराना। ठीक है, और सर्च का मतलब होता है खोज करना। तो जब हम किसी चीज की या किसी परिस्थिति की या किसी वस्तु की बार बार खोज करते हैं और नए उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं तो रिसर्च या अनुसंधान का कार्य करते हैं। ठीक है, रिसर्च या अनुसंधान को और हिंदी भाषा में किन नामों से जाना जाता है? यह है शब्द अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज या रिसर्च। ठीक है, वर्तमान समय में मानव जीवन की जो भी प्रगति हुई है वो रिसर्च के माध्यम से हुई है, क्योंकि जो भी सुख सुविधाएं हम अपने जीवन में ला रहे हैं वो किसी न किसी रिसर्च का ही जो है परिणाम है। जैसे कि पहले इंसान ने टेलीफोन का आविष्कार अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया, अब मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है ना। तो ये सब रिसर्च ही तो है जो इन नई नई चीजों को क्रिएट कर रही है, बना रही है। पानी की जो कमी आई, जो समस्या आई पानी से के लिए भी अब इन्होंने लिक्विड फॉर्म जो है उसको एक सॉलिड फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। या जो आज के इंजीनियर्स जो है पानी के लिए हवा से पानी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये सारी खोजें जो हैं, जो दैनिक जीवन में इंसान अपनी सहूलियतों के लिए जो चीजें बनाता है या जिनकी खोज करता है वो रिसर्च कहलाती है। ठीक है, अनुसंधान की जो परिभाषाएं हैं पीवी यंग के अनुसार परिभाषा दी गई है। पीवी यंग ने अनुसंधान की जो परिभाषा दी है उसको पढ़ते हैं पहले। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा कुछ नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों का के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। मतलब ये सारी चीजें जो है उनकी क्रमबद्धता, कार्य कारण व्याख्या, इनका पुष्टिकरण किया जाता है और नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक है, पुरानी चीजों से ही नई चीजों की खोज की जाती है। एक और डेफिनेशन रह गई है इसमें, E.G. मेसन एवं W.J. ब्रेबल के अनुसार अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज है जो प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों को से काफी अलग है। ठीक है, जो हम दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं इन्होंने उसे वैज्ञानिक जांच पड़ताल के रूप में बताया है, जो कि उनसे अलग है। ठीक है, इसमें हम दिन प्रतिदिन की समस्याओं से रिलेटेड नहीं ढूंढते, हम संगठित रूप से खोज करते हैं या व्यवस्थित तरीके से खोज करते हैं, इनका मानना ये है। ठीक है, देखिए कुक ने एक समस्या के संदर्भ में उसके समाधान के लिए अनेक अर्थों या निहितार्थों को समझने की कोशिश की है। रिसर्च को उन्होंने देखिए कैसे डिफाइन किया है, आर फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, इसका मतलब है विचार करने का तर्क या ढंग। ठीक है, विचार करने का तर्क संगत ढंग। ई फॉर एक्सपर्ट एंड एक्सक्लूसिव
ट्रीटमेंट, विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार, ठीक है। सर्च में आर फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन, अन्वेषण और समाधान। ई से एग्जैक्टनेस यानी शुद्धता, ए से एनालिसिस यानी विश्लेषण, आर से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संबंध, सी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड, ठीक है, जनरलाइजेशन। महत्वपूर्ण अवलोकन, सावधानी पूर्वक योजना, रचनात्मक अभिवृत्ति और संघनित सामान्यकरण, ठीक है। एच फॉर इन्होंने बताया ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क को, सत्यनिष्ठता और कठिन परिश्रम को, ठीक है। तो इन्होंने रिसर्च की इस प्रकार से डिफाइन किया है रिसर्च को। अब देखते हैं रिसर्च के अंग क्या क्या है। रिसर्च के अंग में 4 अंग बताए हैं। ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करना इसमें होता है, विवेकपूर्ण अध्ययन विश्लेषण होता है और परिणाम स्वरूप निर्णय निकाला जाता है, ठीक है। 4 जो पार्ट्स है इसमें बताए गए हैं। पहले प्रोसेस होता है, फिर इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण होता है और उसके बाद निर्णय निकलता है, ठीक है। शोध या अनुसंधान की प्रकृति क्या है, प्रकृति को देखते हैं। देखिए, अनुसंधान एक बौद्धिक तरीका एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, साथ ही पुरानी त्रुटियों एवं भ्रम या धारणाओं का परिमार्जन करती है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होती है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। प्राथमिक उद्देश्य स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जो मनुष्य को अपने आसपास के वातावरण से या अपने आसपास की वस्तुओं से प्राप्त हो जाते हैं। द्वितीयक स्रोत जो उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है वो द्वितीयक स्रोत में आते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है। कैसा होता है अनुसंधान द्वारा किया गया निरीक्षण? नियंत्रित होता है यानी कंट्रोल्ड होता है और वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसके द्वारा किसी नए तथ्य, विधि, वस्तु की खोज की जाती है, ठीक है, या फिर प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन भी किया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीयता एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, विशेषताएं अभी तक जो हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब विशेषताओं को इसकी दर्शाती हैं। फिर भी हम एक बार डिटेल बता देते हैं। पहली चीज है इसमें विशेषताओं में, अनुसंधान की विशेषताओं में है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। देखिए, वस्तुनिष्ठता का संबंध किससे होता है? वस्तुनिष्ठता का संबंध अनुसंधान से कैसे होता है? जब तक हम अनुसंधान में जिस चीज पर हम अनुसंधान कर रहे हैं उस चीज के लिए हम उसको तैयार नहीं करते हैं तब तक वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती है। यानी जब अनुसंधान पर शोधकर्ता के किसी भी प्रतिक्रिया का प्रभाव न पड़े, इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है शोधकर्ता द्वारा। साथ ही ऐसी परिस्थितियों को हटाया जाता है जो अनुसंधान कार्य में उसको परेशान कर रही हैं या पूर्वाग्रह जो होते हैं उनसे मुक्त वो अपने परीक्षण को करता है। तब अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करता है, ऑब्जेक्टिविटी का प्रयोग करता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसे अपनी प्रक्रियात्मक सुरक्षा को उपाय के रूप में रखना पड़ता है। मानकीकरण जो है उसके नॉर्म्स या डाटा कलेक्ट करने का जो तरीका है उस पर ध्यान देना होता है। वो जो है उसका सुव्यवस्थित ढंग से पूरा हुआ हो। अवधारणाएं जो होती हैं उनका संचालन या अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करे। साथ ही पूर्वाग्रह से उसको बचाव करना होता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठता का प्रयोग कर सकता है। विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता रिलायबिलिटी ये बताती है
कि जब परीक्षण हम एक बार कर रहे हैं तब भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है और 10 बार करने के बाद भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो परीक्षण है वो विश्वसनीय है। ठीक है। नेक्स्ट है निश्चयात्मकता, डेफिनेटनेस। ठीक है, यानी उसको परिभाषित करना। ठीक है। निश्चयात्मकता का मतलब ये होता है कि परीक्षण में जो भी तथ्यों का प्रयोग किया गया है उनके आधार पर परीक्षण में एक निश्चयात्मकता आती है और उसको उसकी एक सुव्यवस्थित व्याख्या की जा सकती है। ठीक है। एक निश्चयपूर्ण ढंग से उसकी व्याख्या करना जो है निश्चयात्मकता के अंतर्गत आता है। वैधता ये बताती है कि हर परिस्थिति में सामान्य उपकरण या जो भी उपकरण हम यूज करके परीक्षण निकाल रहे हैं वो उसकी वैधता को दर्शाती है। यानी परीक्षण वैध कब होगा, जब हम एक ही परिस्थिति में एक समान रूप से और दूसरी परिस्थिति में उसी रूप से उसी तरह से हम उसी ढंग से उसी विधि के द्वारा जब हम परीक्षण कर रहे हैं और उसका रिजल्ट या परिणाम जो हो रहा है वो सेम आ रहा है, यानी जिस चीज को नापने के लिए परीक्षण किया जा रहा है वही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि परीक्षण वैध है। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी, शुद्ध। जब हम परीक्षण को पूर्णतः शुद्ध तरीके से करते हैं, यानी उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं लाते या उसमें कोई भी परिस्थिति को थोपते नहीं है या अपनी तरफ से ऐड नहीं करते, परीक्षण पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है। सामान्यीकरण क्या है, जब हम परीक्षण को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भेजकर भी सामान्य रिजल्ट प्राप्त करते हैं, यानी जैसा इस परिस्थिति में उसका रिजल्ट था वैसा ही इस परिस्थिति में इसका रिजल्ट आएगा, तो वो सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। विश्वसनीयता ये बताती है कि हमारा परीक्षण विश्वसनीय है या नहीं। देखिए यहाँ भी विश्वसनीयता का प्रयोग किया गया है, यहाँ रिलायबिलिटी के लिए, यहाँ क्रेडिबिलिटी के लिए किया गया है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य अनुसंधान, यानी परीक्षण जो होता है एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, यानी पिछले एक्सपीरियंस को लेकर जो परीक्षण किया जाता है उसके बारे में इन्होंने बात की गई है। परीक्षण सिस्टमैटिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक परीक्षण जो होता है वही जो है सही रिजल्ट निकाल के देता है। नियंत्रित कारक जो है वो होने चाहिए परीक्षण में अनियंत्रितता नहीं होना चाहिए। चक्रीय होना चाहिए, यानी परीक्षण जो होता है एक चक्रीय क्रम में या सर्कल के रूप में होना चाहिए, जहां से हम निकले हैं उसी परिस्थिति तक हम पहुंच सके दोबारा से, ऐसा परीक्षण होना चाहिए या उसको दोबारा से करने योग किया जा सके। ठीक है, सर्कल में होना चाहिए, हर प्रोसेस सर्कल में होता है ना, वो होना चाहिए। तार्किक होना चाहिए, यानी परीक्षण में कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक का परीक्षण नहीं होना चाहिए। ये थी इसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की। हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की धारणा को दिया हुआ है, तो हम इसके बारे में ही आज बात कर रहे हैं। प्रत्यक्षवाद क्या है? देखिए प्रत्यक्ष का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो भी चीज या जो भी वस्तु हमें हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है वो प्रत्यक्ष कहलाती है। ठीक है, तो जिस दर्शन शास्त्र में इंद्रियों द्वारा महसूस की जाने वाली चीजों के बारे में बात की जाती है या उन्हीं व्याख्याओं को मान्यता मिलती है जो कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, वो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस विचारधारा का पालन करता है कि अवलोकन या इंद्रियों और माप के माध्यम से प्राप्त तथ्यात्मक ज्ञान विश्वसनीय है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है, यानी ये एक्यूरेसी पर बल देता है, ये बताता है कि कितनी मात्रा में क्या चीज है। ठीक है, जो सांख्यिकीय विश्लेषणों को जन्म देता है। प्रत्यक्षवाद पर आधारित सिद्धांत कौन कौन से हैं? विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है इसमें। यहाँ आगमनात्मक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है और परिकल्पना को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया जाता है? आगमनात्मक तर्क वाला मेथड यूज किया जाता है, जिसमें पहले एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम तथ्यों तक पहुंचते हैं। सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है, कुछ शोध निष्कर्षों के प्रति
पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाता है। ठीक है। प्रत्यक्षवाद की सीमाएं क्या क्या हैं? प्रत्यक्षवाद की सीमाएं हैं, प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों या व्यक्तियों के मध्य संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है। व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा को अस्वीकृत कर देता है, यानी जो तत्व मीमांसा के आधार पर दर्शन दिया गया है उसको ये स्वीकार नहीं पाता या अस्वीकृत कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं। ठीक है। इसलिए जो तत्व मीमांसा है वो उन घटनाओं के प्रभाव को बताती है। ठीक है ना। तत्व जो है किसी घटना के प्रभाव को बताता है, जहां पर कभी कभी ये क्योंकि सामने नहीं हुआ है तो उस चीज को भी अस्वीकृत कर देता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद। देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद की धारणा जो है वो कॉलिंस ने दी थी। उत्तर प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद कॉलिंस ने क्या बात कही? हम 4 समाजशास्त्रीय परंपराओं का निम्न भागों में वर्णन कर सकते हैं। पहली है संघर्ष एवं परंपरा। ये क्या है? समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है। ठीक है। पहली बात ये बताती है। उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा में मनुष्य तर्क संगत होते हैं। समग्र परंपरा में इमाइल दुर्खिम को रखा गया है, जिन्होंने समाज को एक नया आकार दिया या साझा मूल्यों भाषाओं के प्रतीकों द्वारा एक साथ रखा जाता है। ठीक है। इन्होंने ये जो है समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। कौन सी समाजशास्त्र के? आधुनिक समाजशास्त्र के। शैक्षिक समाजशास्त्र के जॉर्ज बेने और समाजशास्त्र के अगस्ट कॉम्टे। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सूक्ष्म अंतरक्रियाओं की बात करते हैं। अंतःक्रिया का सूक्ष्म संबंधित स्तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए और उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाने चाहिए। ठीक है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में ये 4 तथ्यों को मानकर प्रत्यक्षवाद को बताया गया, जबकि प्रत्यक्षवाद में क्या बताया गया? प्रत्यक्षवाद में इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों को या वैज्ञानिक विचारों को ही इन्होंने मुख्य रूप से माना। ठीक है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में कॉलिंस की अवधारणा है और प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो अगस्ट कॉम्टे द्वारा दी गई थी। ठीक है। यहाँ पर इसका पहला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।